दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल विल। बात करना चाह रहा हूँ जगदीप धनखड़ की। जगदीप धनखड़ बड़े बेजोड़, बड़े धाकड़ नेता थे। वो चाहे राज्यपाल के रूप में रहे हों या उपराष्ट्रपति के रूप में रहे हों। उपराष्ट्रपति जब थे तो उपराष्ट्रपति सदन का पदेन सभापति होता है, तो जब सभापति के आसन पर वो बैठते थे तो विपक्ष को पानी पिला देते थे। विपक्ष के सदस्य जो है को अपना विलाप करना पड़ता था कि आप तो हमको क्लास टीचर की तरह डांटते हैं, हम ये सहन नहीं करेंगे। लेकिन जगदीप धनखड़ के तेवरों पे कोई असर नहीं आता था। बहुत बड़े स्वामी भक्त भी थे। हालांकि उनका सफ़र तो कांग्रेस से शुरू हुआ, लेकिन वो जनता पार्टी में वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो जैसे नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, उसी तर्ज पे वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत कुछ ज़्यादा ही वफादार बनने लगे थे। पार्टी के आका को खुश करने के लिए क्या कहा जाए, क्या किया जाए, इसको लेके वो बहुत चौकन्ना रहते थे। उनका जब उनकी और किरण रिजिजू की जोड़ी ने कहना शुरू कर दिया था, अब तो भारतीय जनता पार्टी सफाई देती है कि हमारा बाबा साहब अम्बेडकर के रचे हुए संविधान को बदलने का कोई इरादा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ तक कह देते कि अब ये तो मेरे मरने के बाद ही ये संभव है, वरना जो है उसको कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बहुत डायलॉगबाजी करना एक अलग बात है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जगदीप धनखड़ जब ने इसकी नींव डाली थी कि संविधान बदलने की, जब वो ये कहते थे और फिर उनके साथ में सुर में ला के ये भी कहने लगे थे किरण रिजिजू भी कि सुप्रीम कोर्ट ने चाहे कोई फैसला दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था ना कि फंडामेंटल जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता संविधान के में। संसद को संविधान में तमाम संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन उसकी जो मौलिक संरचना है, जो उसका मूल ढांचा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती संसद। लेकिन वो जगदीप धनखड़ वो तो अपने स्वामी को, अपने आका को एक छत्र सारी जवाबदेहियों से परे एक राष्ट्राध्यक्ष बनाने का एक तरह से सुपारी लिए बैठे थे। तो वो तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हो सकता है कि मोदी जी ने उनको इशारा भी न किया हो, लेकिन उन्होंने ये कहने की शुरुआत की कि संविधान सब कुछ बदला, संविधान में संसद चाहे तो सब कुछ बदल सकती है। इसका मतलब ये है कि जब सब कुछ बदल सकती है तो इसका मतलब ये वो सब इस मौजूदा संविधान को रद्द करके और एक नया संविधान लागू करा सकती है। इसका अर्थ तो यही निकला, इसके अलावा तो इसका कोई अर्थ हो नहीं सकता। और लोगों ने भी इसी रूप में इसका अर्थ लिया। किरण रिजिजू ने इसकी तायद की, और ऐसा भी नहीं कि उसके बाद में ये उनके जो बयान है वो प्रधानमंत्री न सुन रहे हो, न पढ़ रहे हो, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस समय पे किसी ने इस बात का प्रतिवाद नहीं किया था जो जगदीप धनखड़ ने जिसको कहने की शुरुआत की थी, बल्कि वो अपनी मौन सहमति दे रहे थे कि हम मानते हैं कि संविधान में सब कुछ बदला जा सकता है। तो आज वो भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि विपक्ष ने झूठा प्रचार कर दिया था, हम संविधान बदलने वाले नहीं थे, लेकिन जो जानते, जिन्होंने इसकी शुरुआत होती देखी है जगदीप धनखड़ के जरिए, जगदीप धनखड़ ने जो सूत्रपात किया था, वो सब जानते कि नहीं, वास्तव में संविधान बदलने का इरादा था। लेकिन जनता इसके बहुत ज़्यादा विरोध में खड़ी हो गई और तमाम सारा दंड फंद करके भी भारतीय जनता पार्टी इतना सीटें नहीं ला सकी। वो तो 400 पार की बात कह रही थी, लेकिन वो इतनी भी सीटें ना ला सकी कि वो अपने दम पे सरकार बना सकती। वो बहुमत खुद के दम पे बहुमत से ही पीछे हट गई। वो मैजिक नंबर उसको अपने दम पे नहीं मिले, तब फिर उसको एक गठजोड़ सरकार चलानी पड़ रही है। ये को कहने की बात नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सफ़ेद झूठ है कि हमारा संविधान को बदलने का इरादा नहीं था, इस संविधान को रद्द करने का इरादा नहीं था। बहरहाल ये हम विषयांतर हो गया। हम ये कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ कैसे आगे बढ़ के प्रधानमंत्री के हित साधन के लिए जिन बातों की ओर उनका भी ध्यान नहीं किया गया होता था, उनका आविष्कार करके लाते थे, वो मुद्दे उठा देते थे। और ये जब वो राज्यपाल थे वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तब भी उनका रोल देखा गया। राज्यपाल का काम क्या होता है, एक
संविधान में राज्यपाल के लिए आदर्श कल्पना ये की गई है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ सामंजस्य बिठा के चले और उसमें ये हो कि वो मुख्यमंत्री को सहयोग प्रदान करे। और बस ये है कि राज्य सरकार को इस मामले में कहीं ना बहकने दे कि उससे कोई उससे कोई संवैधानिक ताकि प्रतिकूल कोई फैसला ना हो जाए, केवल उसको निगाह रखनी। बाकी तो राज्यपाल को सहयोगी की भूमिका में चलना चाहिए और राज्यपाल से ये अपेक्षा की जाती है कि उसके संबंध राज्य सरकार के मुखिया से यानी मुख्यमंत्री से बहुत अच्छी हो। और ये था कि जब पहले तो कांग्रेस की सरकार में भी बड़ी राज्यपालों के माध्यम से बहुत निरंकुशता प्रदर्शित की जाती थी। विपक्ष की अगर सरकार किसी राज्य में पदार्पण हो जाती थी तो उसको पहले तो उसको शपथ लेने से ही रोकने की कोशिश होती थी। उसको बहुमत मिल गया वो भले ही विपक्ष का। इसीलिए तो जीडी तपासे जो हरियाणा के राज्यपाल थे उनको एक सटाक से चांटा पड़ा था देवीलाल का, क्योंकि देवीलाल दिखा रहे थे कि देखिए हमारे पास बहुमत के लिए जो अपेक्षित संख्या वाले वो है, लेकिन राज्यपाल फिर भी कह रहे थे कि नहीं अभी हम तो इस बारे में फ्लोर टेस्ट कराएंगे और तब हम देखेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे। तो उनको एक चांटा रसीद कर दिया था। एन.टी. रामाराव जब वो थे तो एन.टी. रामाराव को भी ये कह दिया था कि आपका बहुमत खत्म हो गया और उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था इंदिरा गांधी के समय। फिर एन.टी. रामाराव विधायकों की अपनी फौज के लेके दिल्ली में परेड करते घूमे थे और मीडिया के सामने, और वो कह रहे थे कि अखबार वालों के सामने देख लीजिए आप कि हमारा बहुमत है कि नहीं, हम जितने बहुमत के लिए जो संख्या बल चाहिए उतने विधायकों को हम साथ लिए हुए यहाँ पे आए हैं। तो वो तमाशे होते रहे थे, लेकिन उसके बाद में ये शुरुआती बातें थी, तब जनता में इतनी जागरूकता नहीं थी, राजनीतिक दलों में इतनी जागरूकता नहीं थी, तो आपकी हेगड़ी चल जाती थी। लेकिन उसके बाद में सरकारी आयोग बना और तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई जिससे केंद्र जो है मनमानी न कर सका है और उसके जो एजेंट के तौर पे जो राज्यपाल काम करते हैं वो भी मनमानी न कर पाए। तो उसमें ये भी कहा गया कि राज्यपालों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की, जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही वहाँ मुख्यमंत्री की सहमति ली जाए तब उसकी नियुक्ति की जाए। और एक प्रस्ताव तो ये भी आया था कि किसी पॉलिटिकल शख्सियत को राज्यपाल बना ही न जाए, उसका जो है किसी जो सेवानिवृत्त राजनीतिज्ञ को जो परिपाटी बन गई थी कि उसको जो है जीवन के अंतिम समय तक सत्ता सुख देने के लिए उसे जो है राजभवन में उसके हवाले कर दिया जाता था। तो इस पर भी आपत्ति जताई गई थी और ये कहा गया था कि ये परंपरा बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश को या किसी और अन्य क्षेत्र के जो कोई विशेषज्ञ हस्ती है जो कमोवेश राजनीति से निरपेक्ष हो, उसको राज्यपाल बनाया जाए ताकि ये जो झंझट है वो ख़त्म हो सके। ये और जो है राज्यपाल की पद की उपयोगिता लोगों के सामने आ सके, उसकी जो है उसका राज्यपाल पद जिसके लिए सृजित किया गया है, जिस संविधान में जिस पद की व्यवस्था की गई है उसका लाभ राजनीतिक व्यवस्था को मिल सके, इसलिए परिवर्तन किए जाने चाहिए। हालांकि ये परिवर्तन तो नहीं किया गया, लेकिन बीच में मनमोहन सिंह के समय पे ये होता था कि राज्यपालों की नियुक्ति मुख्यमंत्री से, राज्यपालों की नियुक्ति करने के पहले किसी राज्य में मुख्यमंत्री से पूछ लिया जाता। मोदी जी आए तब भी कुछ शुरुआत में ये सिलसिला चला, लेकिन उसके बाद में फिर पूछने ताछने की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। जो नाक में दम कर दे, जो वहाँ की सारे तंत्र को पंगु कर दे, जहाँ पे लोगों ने विरोध की सरकार को चुना है, विरोध की पार्टी की सरकार को चुना है, वहाँ पे बिल्कुल सारे तंत्र को नाकाम कर दे। उसकी चाहे जितनी बड़ी वहाँ के उस राज्य के लोगों को कीमत चुकानी पड़ रही हो, चाहे जितनी परेशानी झेलनी पड़ रही हो, लेकिन राज्यपाल इसी रूप में अपनी भूमिका निभाता था, तंत्र को पंगु करने के रूप में। उसकी कोई सामंजस्य की कोई भावना नहीं रहती थी। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो याचिका चल रही है जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा बांधी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के संबंध में एक फैसले को लेके कि वो 3 महीने में अगर कोई विधेयक सदन से चुन के आता है, विधानसभा से या राज्य के किसी भी उससे सदन से चुन के आता, तो अधिकतम 3 महीने में उसको निर्णय लेना होगा कि वो इस विधेयक को स्वीकार कर रहे हैं या इस विधेयक को अस्वीकार कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, या इस विधेयक को वापस लौटा रहे हैं, या राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति के
को कुछ संदर्भित करें, लेकिन ये काम सब 3 महीने के अंदर होना चाहिए। तो इसको केंद्र सरकार इसको लेके बड़ी अखाड़ेबाजी कर रही सुप्रीम कोर्ट में, इस समय सुनवाई चल रही है। तो अब तो ये व्यवस्था ये हो गई कि राज्यपाल का एक काम है, वो एक तरह से विघ्नकर्ता, विघ्नकर्ता का पद है ये राज्यपाल है। तो वही वो भूमिका उसका जो है उसका एक बहुत मजबूत उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए पश्चिम बंगाल में उन्होंने जो कार्य किए वो लोगों को आज भी याद है। वो पता चला कि एक समय तो ये भी था कि हालांकि जैसे कांग्रेस ने एक आईबी के रिटायर्ड अफसर को, आईबी के रिटायर्ड चीफ को, जब वो सोनिया गांधी बहुत नाराज थी मुलायम सिंह से, तो मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस गवर्नर साहब की नियुक्ति कर दी थी। गवर्नर साहब चूँकि आईबी के चीफ रह चुके थे तो लिखा पढ़ी में उनका कोई मुकाबला नहीं था। तो गवर्नर साहब को ये सिलसिला बन गया था कि कांग्रेसी उनको ज्ञापन देने आते थे और गवर्नर साहब जो है उस ज्ञापन पर एक इतना सरकार को घेरते हुए एक ऐसा पत्र तैयार करते थे जवाब तलब करने के लिए कि पसीने छूट जाते थे मुलायम सिंह सरकार के अधिकारियों के। लेकिन उन गवर्नर साहब ने कोई अपनी गरिमा का ख्याल था, क्योंकि वे आईबी के चीफ रह चुके थे। उन्होंने कभी ये नहीं किया कि जैसे निर्भय गुर्जर के एक जो डकैत था उसके बारे में ज्ञापन दिया गया था, उस पर उन्होंने पूछा कि निर्भय गुर्जर मीडिया को मिल रहा है और आपकी पुलिस को नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों है? ये कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया। तो इसी भाषा में, इसी लहजे में गवर्नर ने पूछ लिया, तो मुलायम सिंह तिलमिलाए तो बहुत, क्योंकि वो उसका जो है जवाब देने में बड़े वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन राज्यपाल ने वो बस पत्र ही भेजा, ये नहीं किया कि वो चले जाते इटावा में या किसी और निर्भय गुर्जर के से पीड़ित किसी और ज़िले में जो आसपास का था जालन में चले जाते और कहते कि नहीं, मैं तो वहाँ मौके पे जाके स्थिति देखूंगा और मैं तो वहाँ के लोगों से बात करूंगा। जब ये मेरे पास ज्ञापन आ रहा है कि वो डकैतों से इतने पीड़ित हैं और सरकार ने डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनसे मिले हुए हैं, ये ड्रामेबाजी उन्होंने नहीं की। वो उन्होंने अपनी मर्यादा का पूरी तरह ध्यान रखा, केवल पत्राचार तक अपने आप को सीमित रखा। वो कभी भी किसी इस टाइप का उन्होंने जो है कोई ऐसा उदंड जिसको आचरण कहा जाए वो राज्यपाल ने नहीं किया। लेकिन हमारे धनखड़ साहब तो बहुत अनोखे, वो तो कहीं कोई वारदात अगर हो जाए पश्चिम बंगाल में तो पुलिस बाद में पहुंचेगी, मुख्यमंत्री बाद में पहुंचेगा, पहले मुख्यमंत्री बाद में पहुंचेगी, पहले धनखड़ साहब पहुंचे हुए और वहाँ मीडिया से बात करना शुरू कर देते थे। उनको ये भी ध्यान नहीं रखता था कि राज्य सरकार तो औपचारिक रूप से तो राज्यपाल के नाम से ही चलती है, लेकिन वो अपनी सरकार की पता चला कि वहाँ आलोचना अपनी उसकी कमियां गिनाना शुरू कर देते थे। कई बार वो गालियां भी खाई, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आका की वफादारी में अगर गालियां खाने को मिल जाए तो ये तो उसको जो वो है उसका तो ये नसीब है, जो खादे में उसका तो ये नसीब है कि उसको आका के लिए गालियां वो सह रहा है। तो ये इसलिए मुझे लगता कि वो जो है अपना नसीब ही मानते रहे। फिर वो यहाँ पे आए, राज्यसभा में आए, तो राज्यसभा में भी वो यही काम करने लगे। किसी एक कार्य स्थगन प्रस्ताव को उन्होंने कभी मंजूरी नहीं दी और बहुत ही उन्होंने उसको डपट देने का उनको काम किए करते थे। वो उनको जो विपक्ष के जो सदस्य थे, ताकि मोदी के दरबार में उनके नंबर बढ़ जाए। लेकिन सही बात ये है कि धनखड़ साहब किसी के सके नहीं थे और मोदी जी का तो जासूसी का तंत्र बहुत मजबूत है। वो तो संभव है कि वो अमित शाह की भी जासूसी करा रहे हों, लेकिन अमित शाह की करा रहे हों या ना करा रहे हों, पर वो तमाम अपने मंत्रियों की और तमाम अन्य जो पद उनके ही सरकार के जो पद हैं, विपक्ष की तो छोड़िए, उनकी वो जासूसी कराते रहते हैं। ये सब लोग जानते हैं, इसको साबित भले ही न किया जा सके। तो धनखड़ साहब की भी जासूसी हो रही थी, तो धनखड़ साहब की जो खुरापातें हैं वो उसकी जानकारी मोदी तक पहुंच गई और धनखड़ साहब इसको समझ नहीं पाए। और धनखड़ साहब तो मतलब इतने ज़्यादा बेखबर थे कि जिस दिन उनको जो है धकेल के और बाहर कुर्सी से हटाया जाने वाला था उपराष्ट्रपति के पद से, उस दिन की शाम तक उनको पता नहीं था। उस दिन वो जो जज साहब हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से वहाँ पे आ गए हैं
जिनके घर नोटों के बंडल बने थे, उनके विशेषाधिकार हनन के उनके खिलाफ एक महाभियोग लाए जाने के बारे में, महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने के बारे में सदन में विपक्ष ने प्रस्ताव रखा था, तो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया था। सत्ता पक्ष को कुछ आपत्तियाँ थी, तो एक सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को आपस में बैठ के एक रास्ता निकालने का प्रयास उन्होंने कहा हम करेंगे। तो इसलिए शाम को उस दिन बैठक बुलाई गई। वो 21 जुलाई का दिन था जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। तो शाम को बैठक बुलाई गई। तो शाम को जो नेता सदन है JP नड्डा, न तो वो उस बैठक में पहुँचे और न ही वो जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वो उस बैठक में पहुँचे। धनखड़ साहब को समझ लेना चाहिए था कि उनके प्रति जो है उनकी आका की भ्रिकुटियाँ बहुत बुरी तरह टेढ़ी हो चुकी हैं उनके लिए, और कुछ इसका अंजाम उनके प्रति कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी वो जो है पता नहीं किस उसमें भूले रहे, किस बुलावे में रहे कि उन्होंने कहा कि अगर नहीं आए आज बैठक, उन्होंने सोचा कि एक सामान्य घटना हुई, रूठनापन दिखाना चाहते होंगे, तो चलिए कल फिर बैठक बुला लेते, कल आ जाएंगे। लेकिन वो मौका ही नहीं मिला कल आने का। पर उन्होंने अगले दिन बैठक बुलाई थी, तो ये तो तय है कि जो शाम की बैठक हुई थी उस समय तक भी वो अंदाज नहीं कर पाए थे कि आज ही मुझको इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। और उसके बाद में जो घटनाक्रम चला वो अभी भी रहस्य का विषय बना हुआ है कि कैसे वो गए राष्ट्रपति भवन में। अब पता चला कि जन सूचना अधिकार अधिनियम में के तहत जानकारी मांगी गई थी, तो राष्ट्रपति भवन से तो ये कहा गया कि उनसे राष्ट्रपति महोदया की कोई मुलाकात हुई जगदीप धनखड़ का, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन उस समय यही बताया गया था कि जगदीप धनखड़ बिना पूर्व समय लिए हुए, बिना पूर्व से और राष्ट्रपति महोदया के पास गए थे और स्वास्थ्य कारणों के आधार पे उन्होंने इस्तीफा दिया था। और इसके बाद वो अचानक गुम हो गए थे। जो इतने बाचाल थे, इस बीच में उनको इतने दिन हो गए, इस बीच में किसी ने उनका बोल नहीं सुना। उनका बोल ऐसा बंद हुआ, जो जिस तरीके से उनका इस्तीफा लिया गया था जलील करके, तो उनका बोल ऐसा बंद हो गया था कि उनका बोल नहीं सुना, बल्कि उनकी तो यही पता नहीं चल, उनकी प्रेजेंस का ही पता नहीं चल रहा था। उनके भौतिक सत्यापन के प्रयास होने लगे थे। विपक्ष अमित शाह को चिट्ठी लिख के कहने लगा था कि आप भारत सरकार के गृह मंत्री, आप अपने पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में बताइए, हमारे भी हैं कि वो कहाँ हैं, स्वस्थ हैं या खराब हैं। अगर अस्वस्थ हैं तो आप लोगों ने उनको उपराष्ट्रपति पर बनाया था, तो आप जो है उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे, उनके कुशलक्षेम पूछने की, और हमें क्यों नहीं बता रहे ताकि हम भी उनकी कुशलक्षेम पूछ आएँ। चलिए, सदन में होता रहता है, तू तड़ाक सदन में चलती रहती है, आपस में नोक-झोंक चलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है एक सारे दलों के सदस्यों के, मैं और सभापति हो लोकसभा, चाहे वाले हो लोकसभा अध्यक्ष हो, इसके बीच में एक बिरादराना आत्मीयता भी होती है, एक बिरादराना शिष्टाचार भी होता है। तो इस नाते हमें भी मौका मिल जाए। लेकिन अमित शाह ने एक पॉडकास्ट पे इसका जवाब तो दिया, बड़ा गोलमाल के नहीं, वो ठीक है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सदन का संचालन किया था, लेकिन पता नहीं चला। अब जो है अचानक अभी हाल में वो दृश्य में आए हैं, वो गायब, गुमशुदा, लापता जगदीप धनखड़ अपने दृश्य में आए। तो दृश्य में जब वो आए, किस बात से आए, पता ही चला कि जगदीप धनखड़ की तो हालत बड़ी दयनीय है। उनके यहाँ तो भूखे मरने की नौबत पड़ी हुई है, क्योंकि जगदीप धनखड़ को अभी भी रहते हुए राष्ट्रपति के का जो सरकारी आवास है उसी में रह रहे हैं। अभी नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है। जब नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा तब वो उसको खाली करेंगे, तब भी वो बेघर तो हो नहीं जाएंगे। उनको लुटियंस जोन में, जो उपराष्ट्रपति के लिए निर्धारित है उसके मुताबिक, उनको लुटियंस जोन में एक ए श्रेणी का बंगला मिलेगा। बहुत बड़ा बंगला होता है ए श्रेणी का। साथ में उनको उस बंगले का जो बिजली का बिल है और उसका जो है वो उसका जो बिल है, अन्य पानी का बिल है, वो गवर्नमेंट अपने खाते से अदा करेगी। और यही नहीं करेगी, उनके साथ में उनका जो कार है, उनको एक कार भी देगी और कार का ड्राइवर भी और फ्यूल की व्यवस्था भी सरकार की ओर से ही होगी। ये तो इसलिए इस नाते तो उनका तो
मतलब एक तरीके से उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रह गए, लेकिन बहुत हद तक अभी भी उनका जीवन सुरक्षित है और 2 लाख रुपए उनको पेंशन के रूप में भी मिलेंगे। लेकिन और एक पूर्व सांसद के नाते भी उनको पेंशन मिलेगी। तो लेकिन फिर भी उपराष्ट्रपति का पता चला कि उपराष्ट्रपति बड़ी बेचारगी की हालत में है, क्योंकि उनका 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 जो है उनका खर्चा नहीं चल पा रहा, इतनी वेतन इतनी सुविधाओं के बावजूद भी उनका खर्च नहीं चल पा रहा। जबकि जिम्मेदारियों के नाम पर एक उनका पुत्र था, उसकी तो नाबालिग हालत में, नाबालिग उम्र में ही उसकी मौत हो चुकी थी। अब ले दे के एक लड़की, पत्नी है, लड़की है, एक लड़की है, वो लड़की भी जो है उसका उसका विवाह हो चुका है लड़की का। तो वो अब लड़की का विवाह भी उनको नहीं करना, वो अपने पति के साथ में अच्छी तरह से सेटल है। तो मतलब वो भी नहीं होना है उसका। उनकी बेटी का नाम कामना है और बेटी के पति का नाम कार्तिकेय वाजपेयी। तो बेटी अपने पति के साथ में अच्छी तरह सेटल है, तो उसका भी कोई उसकी भी कोई लायबिलिटी उनके ऊपर नहीं है। पत्नी है और वो है, 2 लाख रुपए मिलते ही हैं, उसकी भी पेंशन भी मिलनी है और तमाम सारी सुख सुविधाएँ फ्री है। लेकिन फिर भी ये है कि उपराष्ट्रपति ने बड़े कातर शब्दों में, पूर्व उपराष्ट्रपति ने वहाँ के राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, एक उनसे एक याचना की, गुजारिश की। क्या की है कि जो राज्यपाल जब बने थे तभी से उनकी पेंशन बंद हो गई थी। नियम यही है, जो वो राजस्थान विधानसभा में 1993 से लेकर 98 तक राजस्थान के अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक थे। तो उन्होंने ये 93 से 98 तक वो विधायक रहे थे। तो विधायक के रूप में तो उनको पूर्व विधायक की पेंशन भी मिलती थी जब वो विधायक नहीं रह गए थे। तो वो पूर्व विधायक की पेंशन मिलती थी, पर वो नियम ये है कि जब एक लाभ का पद मिल जाता तो वो पेंशन बंद हो जाती। तो जब उनको राज्यपाल का पद मिला तो उनकी पेंशन बंद हो गई। फिर उपराष्ट्रपति का पद मिला तब भी उनकी बंद रह गई। अब जब हो गई और उनके घर में पता चला कि चूल्हा जलना बंद हो गया उपराष्ट्रपति जी के घर में, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी के बड़े अच्छे वकील भी रहे, उसमें भी उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया हुआ, काफ़ी धन कमाया हुआ, काफ़ी जायदाद कमाई होगी। लेकिन लगता है कि उन्होंने परोपकार में बड़े परोपकारी रहे होंगे, तो उन्होंने परोपकार में सब कुछ लुटा दिया होगा। तो इसलिए अब बेचारा वो लोग तड़फड़ा गए कि मतलब अब मेरा घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तो उन्होंने राजस्थान विधानसभा के उसको विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी जो है अपनी प्रोसेस में आ गई है और बहुत जल्दी उनको पेंशन शुरू हो जाएगी। अब ये जो है, ये जो प्रवृत्ति है, जो हमारे ये जो क्षुद्रता हमारे लोगों में भारतीय समाज में दिखाई देती है, इस क्षुद्रता पे चर्चा जरूर होना चाहिए। एक बार अमर सिंह थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे, वो राज्यसभा में रहे और जयाप्रदा फिल्म बहुत बड़ी दक्षिण भारत में भी उन्होंने फिल्म जगत में धूम मचाई थी और यहाँ पे उत्तर भारत में हिंदी फिल्मों की भी बड़ी लोकप्रिय अभिनेत्री रही थी। तो उनको उसमें भी करोड़ों अरबों रुपया कमाने का अवसर मिला। और इसी तरीके से अनिल अंबानी भी थे, इनको भी राज्यसभा में जाने का अवसर समाजवादी मुलायम सिंह ने दे दिया था। सवाल तो बड़ी समाजवाद की उन्होंने बड़ी सेवा की मुलायम सिंह ने, अमर सिंह और अनिल अंबानी और दुनिया भर के जितने, अमिताभ बच्चन, सब कोई, जया बच्चन, उन्होंने बड़ी सेवा की सबको। इनको जो है इनको समाजवाद कहता था कि जो बहुत ज़्यादा संपन्न लोग हैं, उन संपन्न लोगों की संपत्ति में से एक हिस्सा निकाल के और गरीबों को बांटने वाली व्यवस्था हो की जाए। लेकिन ये जो है, ये उन्हीं के बीच में पता चला कि ये इन लोगों को सांसद बना के और वही काम करते थे कि जैसे अगर किसी जिले में किसी जगह अपराध हो रहे हो तो डकैतों को ही उसकी जो है वो सौंप दिया जाए, उसकी वहाँ पे सुरक्षा का जिम्मेदारी। यानी वो जो है पता चला कत्ल हो गया तो कातिल को ही मुंसिफ बना दिया जाए। इस तरह पे हमारे मुलायम सिंह जी ने काम किया है। तो एक मतलब ये एक बड़ा असाधारण काम है। जब उनके कृतित्व की चर्चा हो आती तो मतलब बहुत ही लगता है कि कितने महान थे मुलायम सिंह जी। बहरहाल तो हमारा कहना ये है कि ये इतने लोग, इतने जिनके पास में पता चला कि खुद पता नहीं होगा कि हमारे पास में कितनी दौलत है, उद्योगपति और ये फिल्म स्टार,
ये लोग भी सरकारी मुफ्त के सरकारी बंगले के लिए मरे जाते थे। इन सब ने भी मुफ्त का सरकारी बंगला नहीं छोड़ा, सरकारी बंगला तो लिया ही, और जो अपने जीवन स्तर के अनुरूप इन्होंने उसको फर्निश्ड कराने के लिए भी सरकार से पैसा लिया। मनमोहन सिंह की सरकार थी, बैसाखियों पे चलने वाली सरकार थी, कमज़ोर सरकार थी, तो नियम न होते हुए भी नियम शिथिल करने पड़े इसके लिए, और इन्होंने उसको एक भव्यता का उन बंगलों को भव्यता प्रदान करने के लिए खूब इन्होंने रुपया खर्च कराया। ऐसी मुफ्तखोरी की लत है इस देश में। मुफ्तखोरी की आदमी चाहे जितना बड़ा हो जाए। मोदी जी ने एक अच्छा काम किया था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग स्वेच्छा से ही वो जो गैस सिलेंडर की सब्सिडी को छोड़ दें। तो उस समय लोग मान्यता थी कि मोदी जी त्यागी हैं, बहुत राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा। ऐसा आदमी अपील कर रहा है तो ऐसे आदमी की अपील का असर होता ही है। महात्मा गांधी ने अपील की थी तो लोगों ने, अपने बड़े बड़े घरानों के लोगों ने अपना विदेशी कपड़ों की होली जला दी थी, खादी पहनने पे आ गए थे वो सारे के सारे लोग। तो उनका तो इसलिए मोदी की अपील का असर भी हुआ था। बहुत सारे लोगों ने वो जो है अपनी सब्सिडी खुद अपने तरफ से वो सब लिख के दे दिया था कि हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, सब्सिडी उन्होंने त्याग दी थी। लेकिन इसके बाद फिर अब जो है, अब मोदी जी का नैतिक साहस नहीं हो रहा, क्योंकि लोग जान गए कि नहीं, ये तो कितने बड़े त्यागी हैं। ये तो पता चला लाखों रुपए का तो चश्मा लगाते हैं, घड़ी है तो वो विदेशी लाखों रुपए की पहनते हैं, पहनावे का इनका खर्च तो वो भी बहुत ज़्यादा है। और पता चला कि अगर ये विदेश यात्रा पे जाते तो एक दिन का वो होटल, उस होटल में रुकते जहाँ का किराया भारत सरकार के खजाने से 10 करोड़ रुपया एक दिन का जहाँ किराया देना पड़ता हो भारत सरकार को अपने खजाने से, तो वो उस टाइप की बात है। तो उनको लगता है कि अब उनमें खुद में नैतिक साहस नहीं रह गया। हालांकि इतने सब कुछ होते हुए भी उनके अंधभक्तों की बहुत बड़ी फौज है। वो अभी भी उनका जो है, अभी भी उनके मन में मोदी जी की छवि कोई खास नहीं दरकी है। तो मोदी जी करें तो अभी भी उनकी बात चल सकती है, लेकिन अब खुद ही उनमें अपराध बोध के कारण ये नैतिक साहस नहीं रह पाया, नहीं रह गया है कि वो कहें कि जो लोग मुफ्त का राशन ले रहे हैं अपने फर्जी गरीबी राशन कार्ड के आधार पर, और वो पर्याप्त संपन्न सक्षम हैं, तो वो जो है वो खुद वो अपना राशन कार्ड जमा करा दें और ये छोड़ दें, ये जो है ये मुफ्त का अनाज लेना छोड़ दें। अगर मोदी जी कहें तो अभी भी बहुत सारे लोग छोड़ सकते हैं। अभी 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा, हो सकता है कि 20 करोड़ लोग छोड़ जाएं, आपको केवल 60 करोड़ लोगों को ही अनाज की व्यवस्था करने पड़े, और उससे इतने में भी सरकार की बहुत बड़ी बचत हो पाएगी। लेकिन कोई ये कर नहीं पा रहा। अब जब कोई दिशा में वो जो महाजन वाला है कि महाजन जिस पंथ पे चलते हैं उसी रास्ते पर आम लोग भी चलते रहते हैं। तो महाजन मतलब जो समाज का अगुआ वर्ग है, जो समाज का श्रेष्ठी वर्ग है, वो यदि वो श्रेष्ठी वर्ग अगर कोई एक संयम की, त्याग की कोई पहल करता है तो पूरे समाज उसका अनुसरण करता है। लेकिन यहाँ तो जो सक्षम लोग हैं, जो श्रेष्ठी वर्ग है, सबसे ज़्यादा तो लालची वही है, सबसे ज़्यादा तो मुफ्तखोर वही है। वो तो छोड़ना नहीं चाहता, वो तो पता चला कि मुफ्त का इलाज भी हर चीज़ उसको मुफ्त के लिए चाहिए। तो ये धिक्कार है जगदीप धनखड़ को। जगदीप धनखड़ की वैसे भी बहुत जिस तरीके से उनको निकाला गया, तो वैसे भी उनकी प्रतिष्ठा बहुत धूल धूसरित हुई है। तो उनके पास में एक अवसर था कि अगर वो इस पेंशन को न मांगते, ये विधायकी वाले को, और कुछ और भी सुख सुविधाएं छोड़ देते, तो उनको एक अवसर था कि वो जो उनकी प्रतिष्ठा को क्षति हुई है उसकी भरपाई कर लेते। लेकिन ये काम करके ये तो एक बेहयाई का काम है जो उन्होंने ये अब एक तीसरी पेंशन विधायक के रूप में मांगी है। कानूनी रूप से गलत ना हो, लेकिन नैतिक रूप से ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो उनको धिक्कारा जाने चाहिए क्योंकि उन जैसे लोग जो उच्च पदों पर है वो इस तरीके की घटिया हरकतें करते हैं, और ये उन्हें धिक्कारा जाएगा, और उनका ज़मीर अगर जाग जाएगा हम लोग के धिक्कार से, तो हो सकता है कि स्थितियाँ बदलें और समाज में कोई एक बड़ा परिवर्तन आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।